हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द लेआउट ऑफ HTML। तो एक्चुअली लेआउट होता क्या है HTML का, कि कौन सा टैग है, कौन सा एलिमेंट है, हमें कहाँ प्लेस करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। इन सब के लिए हमारे क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है कि फूटर कहाँ पे रखना चाहिए, मेन कहाँ होना चाहिए, हेडर कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमारा हेडर आता है। तो जो हेडर होता है वो सबसे टॉप पे डिफ़ाइन होता है। यहाँ पे हमारी नेविगेशन लिंक होती है। जब हम इसको क्लिक करते हैं ना, तो जैसे मैंने होम पे क्लिक करूँगी तो मुझे होम वाले सेक्शन पे पहुँचा देगा। जब मैं अबाउट को क्लिक करूँगी तो अबाउट पे पहुँचा देगा। तो हेडर में क्या क्या होते हैं, नेविगेशन लिंक्स होती हैं। और कभी क्या होता है ना कि हेडर जो होता है कभी आर्टिकल में भी आ जाते हैं, कभी सेक्शन में भी इसको यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे टॉप पे होते हैं, सबसे ऊपर डिफ़ाइन किया जाता है इसको। फिर उसके बाद आता है हमारा मेन टैग। मेन टैग जो होता है सिर्फ इसको हम एक ही बार यूज़ करते हैं, बार बार हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके अंदर सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल होते हैं, एसाइड्स होता है। तो सेक्शन क्या होता है कि ये जो सेक्शन है मैंने होम का बनाया, फिर मैंने अबाउट का सेक्शन बनाया। तो इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन किए होते हैं। हर एक चीज़ के लिए एक सेमेंटिक टैग होता है। और जो हमारा आर्टिकल होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि जो हमारे ब्लॉग पोस्ट होते हैं, या हमें कोई स्टोरी लिखनी होती है, या हमें कोई न्यूज़ के बारे में बताना होता है, तो हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और एसाइड क्या होता है, ये कोई एसेंशियल पार्ट ना हो, मान लो कुछ ऐसी चीज़ हो जो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो उसे हम एसाइड में डाल देते हैं। तो जैसे हमारा क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट आता है ना वेबसाइट पे, तो उसको हम एसाइड टैग में ही डाल देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा फूटर। तो फूटर जो होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में जो सबसे लास्ट में होता है, इसका जो प्लेसमेंट होता है, मतलब जो इसको प्लेस्ड करते हैं, तो वो सबसे लास्ट में इसको प्लेस्ड करते हैं। और फुटर में क्या क्या होता है, इसमें लिंक्स होते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्टैक्ट इन्फो होता है, कॉपीराइट्स एंड सोशल लिंक्स होती हैं, बस ये। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन आई फ्रेम टैग। ठीक है, आई फ्रेम टैग का यूज़ क्या है। तो जो आई फ्रेम टैग है ये हमें अलाउ करता है कि कोई दूसरा वेब पेज है उसे मैं अपने वेब पेज में यूज़ कर सकूं। तो इसका मैं एग्ज़ाम्पल लेके बताऊंगी कि ये कैसे है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है फाइल। तो इसको यूज़ कैसे करना आई फ्रेम का, तो चलते हैं यूट्यूब पे। और जब हम शेयर करेंगे तो यहाँ मुझे ऑप्शन देगा एम्बेड का। तो यहाँ जो लिखा है इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी कर लिया। और इसे मैं क्या करती हूँ, अपने HTML पेज में एम्बेड कर देती हूँ। और यहाँ मेरा डॉक्यूमेंट रिफ़्रेश करते हैं तो ये मुझे खोल के वो दिखा देगा। तो ये हमारा क्या है, आई फ्रेम का कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं कि दूसरा वेब पेज है उसे मैंने अपने खुद के वेब पेज में दिखाना चाह रही हूँ। HTML5 कौन कौन से वीडियो फॉर्मेट्स एंड ऑडियो फॉर्मेट्स सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर ये तीन ही टाइप के वीडियो एंड ऑडियो फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं। एक MP4 है, एक वेब एम्प है, एंड OGG है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यहाँ लिखा क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, सेलेक्ट करता है सारे एलिमेंट्स को और अप्लाई करता है CSS प्रॉपर्टीज़ उनके ऊपर। तो चलो मैं इसका एग्जांपल करके बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिया हुआ है पैराग्राफ और इसके अंदर मैं कंटेंट डाल देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक हेडिंग भी ले लेती हूँ, कोई सी भी, वैसे H1 ही लेना चाहिए क्योंकि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेस्ट होता है। और ये मैंने हेडिंग ले ली। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर मैं क्या करती हूँ, इनलाइन स्टाइल CSS यूज़ करती हूँ। और मैं यहाँ यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ करने के लिए हमें ये एस्ट्रिक या स्टार का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी लिखूँगी, कोई सी भी मतलब CSS प्रॉपर्टीज़, उस सब पे सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगी, सारे मतलब जितने भी हमारे पास ये टैग हैं सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं लिखती हूँ कलर रेड, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको करके दिखाती हूँ, कॉपी पाथ इंटर, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर है। यहाँ पे भी हम कोई भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, जैसे बॉर्डर टॉप 3 पिक्सल सॉलिड, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक, सॉलिड ब्लैक। तो ये क्या होगा, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, सबके ऊपर, ठीक है। मैंने लिखा बॉर्डर टॉप 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये क्या हो रहा है, सबके ऊपर अप्लाई हो गया है।
क्योंकि देखो यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या होता है ना कि जितनी भी मैं कोई सी भी प्रॉपर्टीज़ लिखूँगी वो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होगा, लेकिन इसकी जो प्रायोरिटी है ना वो बहुत लो होती है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सी एस एस बॉक्स मॉडल। सी एस एस बॉक्स मॉडल के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो बता रहे हैं। तो सी एस एस बॉक्स मॉडल होता क्या है, मतलब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अपनी वेबसाइट के जो भी हमारे ये सारे कंटेंट हैं इनको डिज़ाइनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से जो चीज़ें होती, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन से मतलब एलिमेंट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसका एग्ज़ाम्पल लेके बताते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा आसानी से। तो ये मैंने बना रखा था, इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने हेडिंग दे रखी है H1, ठीक है। इसके अंदर का मैंने ये कंटेंट दे रखा है और मैंने पैडिंग 20 पिक्सल दे रखी है और मैंने बॉर्डर दे रखा है और मैंने मार्जिन भी दे रखी है, ठीक है। तो हम आते हैं, ये मेरा क्या है, ये जो है यही मेरा बॉक्स मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये जो हमारा क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये मेरा कंटेंट है, ठीक है। ये जो मेरा टेक्स्ट है ये मेरा कंटेंट है। फिर कंटेंट के जस्ट बाद हमारा पैडिंग होता है, कंटेंट के जस्ट बाद हमारा क्या होता है, पैडिंग होता है। फिर उसके बाद हमारा बॉर्डर होता है, फिर हमारा मार्जिन होता है। तो देखो, ये जो बीच वाला एरिया ब्लू कलर का वो कंटेंट है, ये जो ग्रीन वाला एरिया है वो हमारा पैडिंग है, फिर ये जो हमारा एरिया है ये जो दिख रहा है ये हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर के बाहर हमारा मार्जिन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू इंटीग्रेट और अप्लाई CSS ऑन वेब पेज। तो 3 तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं CSS अपने वेब पेज पे। एक तो हमारा इनलाइन मेथड होता है, एक एम्बेडेड और इंटरनल मेथड होता है, एक लिंक्ड इम्पोर्टेड आप जब CSS पढ़ेंगे या सास पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेड कैसे यूज़ करते हैं। और फिर हमारा होता है एक्सटर्नल मेथड। तो हम इस सब का एग्जांपल लेके बताते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ मैं ऑलरेडी एक अपना HTML फाइल क्रिएट कर रखी हूँ। तो यहाँ मैं पैराग्राफ लिखती हूँ और इसके अंदर कंटेंट डाल देते हैं। और जब मैं इसके अंदर स्टाइल करूँगी तो ये जो होगा ये हमारा इनलाइन मेथड है। इधर आते हैं और पेज को रिफ़्रेश करते हैं, ये मेरा इनलाइन मेथड है। और मेरा इंटरनल मेथड क्या होता है, ठीक है। तो इंटरनल मेथड क्या होता है, जब टाइटल के नीचे मैं यहाँ लिख रही हूँ स्टाइल, ठीक है, और यहाँ मैं पैराग्राफ में दे रही हूँ कलर ग्रीन, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा क्या होगा, ये ग्रीन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी होती है ना वो हाई होती है और जो हमारी ये जो इंटरनल CSS की प्रायोरिटी होती है वो लो होती है। सो अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ पैरा लॉरेम 5, अब क्या होगा, ग्रीन कलर वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम एक्सटर्नल CSS पे। एक्सटर्नल CSS कैसे वर्क करता है बताते हैं। तो यहाँ मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ style.css नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लिंक करना पड़ेगा, लिंक क्या है मेरा style.css, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक्सटर्नल CSS है। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये जो मेरा पैराग्राफ है मैं यहाँ दे देती हूँ कलर क्या, ब्लू। तो अभी आप देखिएगा क्या होगा, तो कलर देखिए ब्लू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी जो होती है ना वो इंटरनल CSS से भी लो होती है। तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी होती है, इनलाइन मेथड की होती है, फिर इंटरनल मेथड की होती है, उसके बाद एक्सटर्नल मेथड की होती है, ठीक है। तो सबसे हाई इसकी है, फिर इनलाइन, फिर एक्सटर्नल, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर मैं यहाँ दे दूँ H1, इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट डाल दूँ, ठीक है। और जब मैं इस पर अब अप्लाई करूँगी, यहाँ मैं चेंज कर देती हूँ H1 और रिफ़्रेश करते हैं, कलर जो है हमारा ब्लू हो गया। तो ये हो गया बस। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CSS ओपेसिटी। CSS ओपेसिटी का यूज़ क्यों करते हैं, टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। और जो इसकी वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0.0 से लेके 1.0 तक होती है। तो मैं इसका एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि कैसे होगा। इसको भी छोटा कर देते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं, डॉक्यूमेंट क्लिक करो, ये मेरा पिछला वाला था, रिफ़्रेश। सो यहाँ मैंने एग्ज़ाम्पल लेती हूँ H1 हेडिंग लॉरेम 5, इसके अंदर कंटेंट डाल देते हैं कुछ,
और यहाँ मैं ले लेती हूँ H2, इसके अंदर भी कुछ मैं कंटेंट डाल दूँ, ठीक है। फिर मैं ले लेती हूँ H3, इसके अंदर भी मैं कंटेंट डाल देती हूँ कुछ, ठीक है। तो ओपेसिटी को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे बता रही हूँ। तो हम यहाँ H1 ले लेते हैं और मैं इसकी ओपेसिटी क्या रखती हूँ, 1 रखती हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ मैं रिफ़्रेश कर दूँ। और जो मेरी H2 है मैं उसकी ओपेसिटी क्या ले लेती हूँ, 0.5 ले लेती हूँ। 0.5 ले लेंगे तो उससे कम ट्रांसपेरेंसी रहेगा। तो यहाँ रिफ़्रेश करके देखिए। फिर उसके बाद हम H3 ले लेते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी और लो हो जाएगी। अगर मैं लिखूँ ओपेसिटी 0.3, इसकी ट्रांसपेरेंसी और लो हो जाएगी। देखा, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। अगर मैं क्या करती हूँ ना, इसको मैं 1 कर देती हूँ या 0 कर देती हूँ तो क्या होगा, गायब हो जाएगा। ये देखा, गायब हो गया।